एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा करेंगे आरटीआई के दायरे में राजनीतिक दल अब नहीं आएंगे। ये कैबिनेट का फैसला है और इस बाबत तमाम राजनीतिक दल इकट्ठे हुए कि आरटीआई के अंतर्गत राजनीतिक दल को नहीं लाना चाहिए। आखिर सवाल है कि पारदर्शिता से राजनीतिक दल बचना क्यों चाहते हैं, क्या कारण है, क्या मकसद है उनका, क्या उद्देश्य, क्या पालना चाहते हैं? क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ हम पब्लिक के लिए काम करते हैं, हम भी पब्लिक से हमें फंड आता है, पब्लिक से हमें तमाम तरह की एक पारदर्शिता का उदाहरण क्यों नहीं देते हैं? दादा, कहाँ से शुरुआत होती है? देखिए, आरटीआई की मांग हम लोग की थी, आरटीआई पास हुआ है। हमने कहा कि आरटीआई हमारे टाइम पर पास हुआ है, सभी कह रहे हैं जी। और आरटीआई जो है कुछ जगह पर अपने से जो है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए लौट रहा है। मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ जी कि आरटीआई ने हमारे पार्टी के ऊपर भी एक नए वो इतनी सारी चीज़ मांगी। हमने उसके जवाब में कहा कि देखिए, हमारे जो इनकम टैक्स है वो है जो है हम देते हैं जी, बट वी कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ पार्टी मेंबर्स और द एड्रेसेस जहाँ वो काम करते हैं या उनके पता होता हम नहीं दे पाते, कितने पैसे देते हैं नहीं पता। क्यों ना अगर हम दे दें, बहुत सारे सरकारी अफसर हुए हैं जिसकी राजनीतिक दल डायरेक्ट करना ठीक नहीं है और ख़ास करके वाम राजनीति में ये एक है। तो लेकिन वो हर साल ही देते हैं। हमारे जो इनकम टैक्स है जो जहाँ है जो ऑडिट रिपोर्ट है सब कुछ देने के बावजूद भी हम कहा भाई हम इसको दे नहीं पाएंगे। ये हमारे लिए मुश्किल बात हम कह रहे हैं। और हम छोटी जैसे पार्टी, हाँ, जिसकी सालाना मतलब जो है हार्डली 10 लाख से नीचे है कि हम पूरा एक साल में खर्चा करते हैं हमारे सेंट्रल फंड से। क्यों ना, हमारे इनकम कहाँ से आता है? हमारा एक इनकम तो है जो एमपी से हम लेते हैं जी, या एमएलए से लेते हैं। इतना तो हम एमपी एमएलए के नाम ना रहे कि हमारे पार्टी की जो एमपी है एमएलए इसकी है जी। दूसरी जो है जो विभिन्न जगह काम करते हैं, चाहे वो वर्कर हो, इंडस्ट्री में हो, सरकारी दफ्तर में हो, म्यूनसिपलिटी में हो, अब ये सारे व्यक्तियों की नाम हम तो कभी नहीं दे पाएंगे। और देना हमारे लिए, लेफ्ट के लिए, किसी भी लेफ्ट के किसी पार्टी भी अपना अकाउंट्स हम दे सकते हैं, लेकिन वो उल्लेख नहीं कर सकते हैं किसकी क्या चाहिए, कहाँ से पैसे आए, कहाँ से पैसा है। जी। बड़े घराना से पैसा हमारा आता नहीं है, सबको मालूम है। फिर भी नहीं, आता है नहीं आता, इसको कोई जान ही सकता है दादा, इसको तो कोई जान ही नहीं सकता है। नहीं। जब आप इसको पब्लिक में ले ही नहीं जाना चाहते हैं तो लोग जानेंगे कैसे कि कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता है? राइट। जो आते हैं वो दे दे। हमारे कह रहा हूँ, मेरा कह रहा हूँ, क्यों ना हम जहाँ उसकी जाते हैं ना आते हैं, उसमें कुछ बात नहीं है। तो अब दूसरे जो है ये सभी को मालूम है कि भाई कौन कहाँ से क्या आता है, नहीं आता है, कैसे आता है, नहीं आता है। और खास करके नहीं, आप ये जब आप दूसरी की बात बता रहा हूँ, मेरा अपना बात बता दिया जी कि मेरा जो है मैं कह सकता हूँ, मैं उसमें हमारा कोई नहीं, वो हम दे सकते हैं। लेकिन वो है कि हमारे कहाँ से आया हम दे सकते हैं, वो तो हम देते ना अकाउंट्स में, तो वो हम देते हैं कि हमारा ये पैसा से इधर से आया, ये इतना पैसा इधर से आया। नो नेम इज देयर। कंपनी से कोई कंपनी का पैसा नहीं है, कंपनी का आपने सोच दिया है वर्कर्स पेड इट, एमपीज पेड इट, एमएलएस पेड इट, ये यहाँ से आया, लेवी ऑन एमपीज एमएलएस। तो आप ये कह, लेकिन वही सवाल ये जो ये आरटीआई के दायरे में आप सब कुछ लाना चाहते हैं। अगर आपको यहाँ तक जाएंगे जो हमारे लिए सीक्रेसी के है, वी कैन नॉट डिस्क्लोज नेम ऑफ द मेंबर्स who have contributed। देखिए, सिर्फ इतना ही है। आरटीआई में ही प्रोविजन एक है जी कि किसी का जो प्राइवेट कॉन्फिडेंशियलिटी से एक हनन हो रहा हो तो आप नहीं दे सकते हैं। तो ये मैंने नहीं, तो आरटीआई में वो आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि आप चाहे तो इंडिविजुअल, वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, ऑलरेडी दिया हुआ, उसके लिए कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, आप लिख कर दे सकते हैं। सुन तो लीजिए ना, मैंने कहा कि ये हमने दिया है उनको चिट्ठी कि दिस मच जो आपके हम दे पाते हैं वो हम दे देंगे, लेकिन नॉट वी कैन नॉट डिस्क्लोज इट। इसके बावजूद भी वो देते ही जा रहे। If they don't know what is RTI, how much you can prove, ये तो हमारे लिए अपनी पार्टी की कह रहा हूँ। बाकी पार्टियों की भी जो है कहीं से भी पैसा आता है नहीं आता है, इतना तो डिस्क्लोज करना ही चाहिए, इतना डिस्क्लोज करना ही चाहिए, उसमें नुकसान क्या है। लेकिन बड़े बड़े पार्टी की जो करोड़ों रुपए की अगर इसमें है तो इन्वॉल्व हो जाता है वो पार्टी, चाहे वो बिजनेसमैन हो किया उसको।
और ये पैसा कहाँ से आया, नहीं कैसे आया? तो इसके पीछे कुछ मकसद है उपेंद्र जी? मकसद है इसमें क्या मकसद तो, है? अब देखिए, ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के प्रीव्यू से बाहर रखने राजनीतिक दूसरी बात एक मैं इसके साथ एक चीज जोड़ के छोड़ दूं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आपने राजनीतिक दलों की मांग लो, अच्छी बात है, जहां तक मांगना चाहिए वहां तक मांगिए जी, लेकिन व्हाई नॉट फॉर द एनजीओज, व्हाई यू कीप माम, जहां पैसा बाहर से भी आता है, जहां पैसा दूसरी जगह से आता है, जहां गवर्नमेंट भी फंड करती है, जहां गवर्नमेंट की भी है, दे आर साइलेंट ऑन वन साइड, दे आर वेरी मच पर्टिकुलर ऑन अदर साइड। लेकिन हर राजनीतिक पार्टियों को मैं इतना ही कहूंगा कि अकाउंट शुड भी चलिए देना ही है जी। अकाउंट सामने इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है। वो तो आपने तो तमाम राजनीतिक दल कहते हैं अकाउंट हम इलेक्शन कमीशन को भी देते हैं और इनकम टैक्स को भी देते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत तो प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उसी के तहत इनकम टैक्स। आखिर क्यों रोकना चाहते? कुछ विशेष असल बात है कि अधिकांश जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो राजनीतिक पार्टियां हैं ही नहीं, वो जो भी संस्था है। जब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आएगा तो सिर्फ अकाउंट का नहीं मामला आएगा, उसमें आएगा कि आपने किसी और पार्टी के मेंबर को टिकट क्यों दे दिया, बदला जाएगा कि फला आदमी को आपने टिकट दिया, बदलाइए वो कब आपकी पार्टी ज्वाइन किया था, मालूम हुआ था कि आज टिकट दिया, 2 दिन के बाद ज्वाइन किया, बैक डेट पर लिख दिया। तो ये जो पूरी अराजकता फैल गई है, उसमें कार्यकारिणी की बैठक नहीं होती, कोई जो उसका जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है उसकी कोई मीटिंग नहीं होती, झूठा एक कह दिया जाता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन है, एक ये है, लेकिन एक व्यक्ति है जो सब कुछ निर्णय करता है। तो पार्टियां जो जेबी हो गई है, अपनी जेब में रखकर बहुत सारे नेता पार्टियों को चल रहे हैं। तो जब ये राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आएगा तो उनको पार्टियों बहुत सारी बातों का जवाब देना होगा, अपनी जेब से निकालना होगा। तो मेरा तो मानना है कि मैं तो परिवार और जेब से निकालना होगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि जो इंडिया में पार्टीलेसनेस की स्थिति हो गई है, कोई मल्टी पार्टी नहीं बल्कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी होता जा रहा है, कि पार्टियां सिर्फ टेक्निकली एग्जिस्ट कर रही है इलेक्शन कमीशन के फाइल्स में। कुछ लेफ्ट पार्टियों को छोड़ दीजिए तो अधिकांश पार्टियां लेफ्ट पार्टियां हो गई, कांग्रेस बीजेपी को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जितनी भी पार्टियां हैं जी सारे कांग्रेस और बीजेपी भी इसका विरोध कर रही है। वो कह रही है कि हमें वापस से बाहर उनका अकाउंट और बाहर रखा गया। उनका जो कि अकाउंट का मामला, पैसे कहां से थे, पैसे का फिर वो भी तो गड़बड़ी करते हैं। बीजेपी का एमपी है और कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस का एमपी और बीजेपी का अपनी गड़बड़ियों से बचना चाहते हैं। पहले चुनाव होने के बाद डिफेक्शन होता था, अभी आप देखिए चुनाव जब होने लगता, वोटिंग के पहले चुनाव के प्रोसेस अब शुरू होता है तब डिफेक्शन, उसमें मास लेवल पर डिफेक्शन होता था। इस तरह से डिफेक्शन हो रहा है तो उसमें पार्टी सिस्टम कहां रह गई? आपने दल बदल करके एक ऑटोक्रेट बना दिया। ये जो पूरी जो पार्टियां में जो अराजकता आ गई है तो उसको ठीक करने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन अपने आप पुष्पेंद्र जो बात कह रहे हैं उपेंद्र जी की अराजकता है पार्टियों में और अराजकता को वो मेंटेन रखना चाहते हैं क्योंकि उससे कुछ व्यक्तियों का फायदा होता है। देखिए मैं जो बहुत कम शब्दों में नहीं, बस मैं शॉर्ट में कहूंगा कि देखिए जितनी बातें हैं कि किस मुद्दे पे कुछ पार्टी तैयार हैं कि मीटिंग के बारे में बताएं, कि मिनट्स भी बारे में बताएं, कि किसको क्यों नहीं किया, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि देखिए जो अभी इससे पहले भी आपने बहस की, हमारे मुल्क में एक बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि एक आदमी बिस्तर पे पड़ा है, बहुत बुरी तरह बीमार है, अब उसको ठीक करना है, आप उसके अंदर एकदम ऐसा इंजेक्शन लगा दें कि वो दौड़ने लगे, ये मुमकिन नहीं है। एब्सोल्यूट जिस तरीके से चीजें हो रही हैं उससे एक रिटेलिएशन है। अगर आरटीआई के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज पे 50%, 20% भी अगर चीजें आरटीआई की आ जाएं उस दायरे के अंदर, तो मैं समझता हूं कि अगले 4, 5, 10 साल के अंदर वो माहौल भी बनेगा कि जिसके बारे में आज ये अपने आप को डरे हुए हैं। लेकिन आप एब्सोल्यूट एकदम किसी चीज को कहेंगे नहीं सारी चीजें मानिए तो उसका रिटेलिएशन होता है और उसमें आप अच्छी चीज भी वो खराब हो जाती है। लिहाजा मेरा मानना है कि आरटीआई के बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जिस पे बहुत सारी पार्टियां एक राय हैं, कुछ हो सकते हैं उन्हें फौरी तौर पे छोड़ा जाए और जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, जनरेशन बदल रही है, भ्रष्टाचार का रूप बदल रहा है, मीडिया का रूप बदल रहा है, उसमें फिर 10 साल बाद वो सिचुएशन आ जाएगी कि लोग तैयार हो जाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे जब ये संविधान बना था, जब ये संसद बनी थी, तो संविधान बनाने वालों ने नहीं सोचा था कि इस संसद में बैठने वाले लोगों का स्तर इतना नीचे चला जाएगा कि इनको रोकना मुश्किल होगा। उसके लिए आज कानून बनाने पड़ेंगे। लिहाजा अभी जो हमारे देश की सामाजिक स्थिति है उसमें एब्सोल्यूट आप इंजेक्शन लगा दें और उसके बाद यकायक 24 घंटे में चीजें ठीक हो जाएं, उसका रिटेलिएशन जी बहुत कम शब्दों में। देखिए ऐसा है कि मुझे वैसे आपने बहुत कम टाइम दिया है जी, मामला ये बहुत गंभीर है। मुझे ये लगता है कि आरटीआई जो एक्ट है इसको इतना ज्यादा एडवर्टाइज इस सरकार ने किया, इतना ज्यादा इसका विज्ञापन किया कि हम ऐसा चीज लाए हैं कि पूरा का पूरा जो है तंत्र उसमें अकाउंटेबल हो जाएगा, पारदर्शिता आ जाएगी। अब ये पारदर्शिता का जो मामला है
इसमें जिस प्रकार एनजीओ ने एक फाइल किया, और इसमें भी वही वाला मामला है जैसे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को रेफर किया, उसी तरह आरटीआई के एक क्लॉज 2H को, सेक्शन 2H को रेफर किया है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने जब यह डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि पब्लिक जो अथॉरिटी है वो पब्लिक की तरफ पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए, और उन्होंने सिर्फ 6 दलों को जो राजनीतिक दल रिकॉग्नाइज्ड हैं नेशनल लेवल, नेशनल जो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड होते हैं, उन दलों को ही लेकर यह निर्णय दिया गया है कि उनका अकाउंट पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। और उन्होंने इसके लिए जो आपको मैं बताना चाहता हूं मुख्य क्योंकि आपने समय बहुत कम है, कि एक तो पब्लिक फंड से जो लैंड, प्राइम लैंड दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय राजधानी में है, एकोमोडेशन है, वो सबका उपयोग बचना क्यों चाहते हैं? सवाल ये है कि इन सब चीजों को रेफर करते हुए उनको कहा है कि आप पब्लिक फंड का उपयोग कर रहे हैं और इसलिए आप ट्रांसपेरेंट पब्लिक के तरफ रहें। ये जो बात अभी आप कह रहे हैं कि क्यों बचना चाहते हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मंशा वही करप्शन की है कि आप पूरी तरह से अपने जो अकाउंट हैं उसमें जो घालमेल आप कर रहे हैं, जो संसद में आप घालमेल कर रहे हैं, सब चीजों से आप बचना चाहते हैं। आप कहते हैं कि एमपी का जो है प्रिविलेज है, संसद जो है सर्वोच्च है, लेकिन पब्लिक की तरफ वो अपनी अकाउंटेबिलिटी जहां से वो चुनकर जाना चाहते हैं, जिनके लिए काम कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी जवाबदेही वो नहीं रखना चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद धर्मानी जी, पुष्पेंद्र जी, दादा और उपेंद्र जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।